नमस्कार, मैं शिवेंद्र पब्लिक वाणी में आपका स्वागत करता हूं। बजट 2026-27 पेश हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने इसे पेश किया और इसे कर्ज नहीं निवेश कहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ ये मनीष जोशी जी हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, पब्लिक वाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ये जो बजट आया है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? हमें थोड़ा समझाइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी सरल शब्दों में कहें तो बजट जो है वो सरकार का एक दृष्टिपत्र होता है, जिसमें सरकार ये बताती है अपनी जनता को कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में आर्थिक मोर्चे पर क्या किया है और आने वाले वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार क्या करने वाली है। तो अब इस बजट में देखें, इसके मुख्य बिंदुओं के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था, कुल जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, वो लगभग 18.88 लाख करोड़ की हो गई है। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम जो मध्य प्रदेश के निवासियों की है वो लगभग 1,52,000 प्रति व्यक्ति है। दूसरी ओर हम बात करें, कुल बजट जो है वो लगभग 4,38,000 करोड़ का है राजस्व। उसमें से 3,88,000 करोड़ के व्यय संभावित हैं, जिसमें लगभग 3,08,000 करोड़ के राजस्व व्यय हैं। जो राजस्व व्यय से मीनिंग है कि वो विभागों की योजनाओं में खर्च होंगे, उसके वेतन भत्तों में खर्च होंगे, ब्याज ऋणों के ब्याज में खर्च होंगे और ऋणों के पुनर्भुगतान में खर्च होंगे। इसके साथ 80,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय भी प्रावधान किया गया है। ये एक नई चीज़ है कि राज्य भी अपने स्तर पर अपने बजट में एक बड़े राशि पूंजीगत व्ययों पर खर्च कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय वो होते हैं जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर खर्च किए जाते हैं। जैसे इसमें अधोसंरचना विकास होता है, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि कैपेसिटी बिल्डिंग होना है, कैपेसिटी क्रिएशन होना है, उसमें खर्च होना है। तो किसी भी राज्य के बजट में इतना बड़ा लगभग 20% कुल बजट खर्च का लगभग 20% पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पे खर्चा होना, इससे मुझे लगता है कि रोज़गार में वृद्धि होगी, ढांचागत सुधार होंगे और कुल मिलाकर आगे इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है, वो केंद्रीय बजट का किस तरह से अनुसरण करता है, ये बताइए थोड़ा। जी, जैसा आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने अपना केंद्रीय बजट पेश हुआ है। केंद्रीय बजट में भी एक बड़ी मात्रा में लगभग 12.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय प्लान किया गया है। उसी लाइन पर मुझे लगता है भारत सरकार के निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने भी एक बड़ी मात्रा में पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया है। इस बजट में मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लगती हैं जो भारत सरकार की ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक प्लान है, उससे मेल खाती हैं। जैसे अ, इस राज्य के बजट में लगभग 88,000 करोड़ का प्रावधान कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसायों पर खर्च करने का प्रावधान है, लगभग 88,000 करोड़। अब इसमें कृषि आ जाती है, फिशरीज़ आ जाती है, मत्स्य पालन आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, डेयरी आ जाता है। ये ऐसी एक्टिविटी जैसे हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि या कृषि से संबंधित हाँ। उद्योगों पर निर्भर करती है। तो जी। कृषि में एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इससे कृषकों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जीडीपी में अभी जो कृषि की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि के उत्पादों को वैल्यू एडिशन करने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ये बजट अनुकरणीय है, उत्तम है और इसका सही डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो ये बजट जो है, वो अलग-अलग वर्गों को किस तरह से प्रभावित करने वाला है? जी, जैसा बजट स्पीच में हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को सुना कि ये बजट जो है वो उसका फ़ोकस ज्ञानी है, हुँ, हुँ। गरीब है, युवा है, गृहिणियाँ हैं, महिलाएँ हैं। तो उन सब का ध्यान में रखकर बजट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर है बजट का उसको प्लान किया गया है। सभी वर्गों के लिए पॉजिटिव है। जैसे महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए बात करें तो लगभग 23,000 करोड़ लाडली बहना पर खर्च किया गया है। हुँ। एक बड़ी राशि लाडली लक्ष्मी पर हम पहले से खर्च कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए भी लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का खर्चा है। ओवरऑल देखें तो इस बजट का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च होने वाला है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से छात्रों की दृष्टि से देखें, युवाओं की दृष्टि से देखें तो रोज़गार के अवसर के हिसाब से भी यूथ स्पोर्ट्स पर भी खर्च बढ़ाया गया है और स्किल डेवलपमेंट पे भी खर्च बढ़ाया गया। तो लगभग सभी वर्गों को ये पॉजिटिवली प्रभावित करने वाला है। राजकोषीय घाटा की स्थिति क्या होने वाली है इस बजट?
हाँ, देखिए राजकोषीय घाटा सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी बढ़ गई हैं, आय के हम्म, स्रोत सीमित हैं। जो हम्म, डेफ़िसिट है वो राजकोषीय फिस्कल डेफ़िसिट कहलाता है। हम्म, अब फिस्कल डेफ़िसिट के लिए भारत सरकार की जो नियम है एफआरबीएम है, उसमें 3% का टारगेट है, लेकिन बजट में इसको 4.45% पर लक्षित किया गया है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार कुछ मितव्ययिता बरतेगी अपने व्ययों में, या आय को और थोड़ा बढ़ाएगी, जिससे कि राजकोषीय घाटा समाप्त हो सके, कम हो, जो गैप है अभी वो कम होकर 3% के टारगेट रेंज में आ सके। सर विपक्ष जो है वो टारगेट कर रहा है सरकार को कि कर्ज बहुत हो गया है। अभी जब बजट आने वाला था उससे पहले भी कुछ कर्ज लिया गया वो 5400 करोड़ का। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है ये कर्ज नहीं, ये निवेश है। इस बजट को निवेश बताया है। इस पर हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो कर्ज है वो ओवरऑल डेट जो है 5,31,000 करोड़ पहुंच गया है, जो कि सरकार के टोटल रेवेन्यू से लगभग 20% ज़्यादा है। एक इस तरह से यदि देखें तो हमारी जो टोटल राज्य सरकार जो कलेक्शन कर रही है उससे ज़्यादा का तो हम लोन ले चुके हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ओवरऑल प्राथमिक रूप से देखें तो हमें लगता है कि कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन दरअसल कर्ज लेकर यदि हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं और ऐसी जगह उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से फ्यूचर में हमारा जीडीपी बढ़ने की संभावना हो, तो ये कर्ज अच्छा है। एक फाइनेंस की लैंग्वेज में कहें तो एक फाइनेंशियल लीवरेजिंग का एक कॉन्सेप्ट है। यदि हम जो पैसा उधार ले रहे हैं उस पर जो ब्याज की दर है, यदि हम उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दूसरी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो कर्ज़ बुरा नहीं है। तो संभवतः हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इसी एंगल से कहा है कि हम इस कर्ज़ से निवेश ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ हमें जीडीपी में पुश मिलेगा, हमारी आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उस दृष्टि से यदि कर्ज लेकर हम निवेश कर पा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। सर ये बताइए कि कई बार ऐसे होता है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनको जो निवेशक होते हैं उनको अपने इधर मध्य प्रदेश में इनवाइट करते हैं कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें। लेकिन उस फैक्ट्री से जो इनकम होती है, निवेश जो होता है उससे जो इनकम होती है उसकी बड़ी राशि लाडली बहनों पर जाती है। लगभग 23,000 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है लाडली बहनों को लेकर। तो इस तरह की बातें क्यों होती हैं कि मतलब उसका जो फ़ायदा होगा वो ज़्यादातर ऐसे फ्रीबीज़ में चला जाता है और फिर इस तरह की कंपनी को मतलब एक तरह से उनको इनवाइट करा किया जाता है 100-50 करोड़ रुपए में जो फैक्ट्रीज़ आती हैं उनको इनवाइट करने के लिए। तो इस पर हमें थोड़ा-सा बताइए? देखिए, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, निवेश को प्रोत्साहन करना शासन का एक कार्य है। मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री फोरम्स में जाते हैं, विदेश जाते हैं। वो उद्यमियों को इनवाइट करते हैं देश प्रदेश में उद्यम लगाने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। हुँ, वो जो पैसा आता है प्रदेश में निवेश का, वो पैसा उस पैसे से हम लाडली बहना जैसी वेलफेयर स्कीम्स को फंड नहीं करते। जो भी वेलफेयर स्कीम आप ऐसा समझिए, हमारी जो संविधान है वो बेसिकली वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है। भारत की सरकार का दायित्व है कि जनता का वेलफेयर किया जाए। तो वेलफेयर स्कीम तो इस देश की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, उसका कारण ये है कि देश की जनसंख्या का जो पैटर्न है, जो स्प्रेड है, उसमें उम, कहीं बहुत अमीर लोग हैं, कहीं बहुत गरीबी है, कहीं बहुत कमज़ोर हैं, महिलाएँ हैं, जहाँ बेरोज़गारी बहुत है, छात्र हैं जिनको समय पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सब क्लास को हमें स्ट्रेंथन करने के लिए संविधान निर्देश देता है, वेलफेयर स्टेट होने के नाते। हुँ, तो इन योजनाओं की फंडिंग हमें इसी बजट में जो राजस्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, जो टैक्स के रूप में आय हो रही है। प्रदेश की बात करें तो यहाँ जीएसटी में प्रदेश का जो हिस्सा है, भारत सरकार से भी आता है, प्रदेश में डायरेक्ट भी आता है। एक्साइज़ ड्यूटी है, शराब पर जो लगती है, स्टैम्प ड्यूटी है, इसी तरह से माइनिंग फ़ीस है। इस तरह से जो भी सारा गवर्नमेंट का जो फ़िस्कल कलेक्शन है, उस हुँ, कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा वेलफेयर स्कीम्स में जाता है। तो आप इसी बजट में आपको समझाऊँ, तो लगभग 4,38,000 करोड़ का हमारा सकल राजस्व है। इसमें से लगभग 3,08,000 करोड़ हम राजस्व व्यय कर रहे हैं। ये जो व्यय हो रहा है इसी आय में से हो रहा है। हम उद्यमियों से जो फैक्ट्री लगाने के लिए जो पैसा प्रदेश में आ रहा है वो हुँ, सरकार के पास नहीं आ रहा है। प्रदेश में उससे उद्यम खड़े हो रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, उससे जीडीपी में पुश आ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, हुँ। ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है? तो उस पैसे से हम लाडली लक्ष्मी योजना की फंडिंग नहीं कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की फंडिंग तो सरकार सरकार का जो सकल राजस्व है वहाँ से हो रही है।
तो ये कहना शायद सही नहीं होगा कि उद्यमियों का जो पैसा आ रहा है उससे हम लाडली बहना जैसी स्कीम्स को फंड कर रहे हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, कहीं-कहीं इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स का होना ज़रूरी है। हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है समाज का, जी। जो उतना सक्षम नहीं होता। सक्षम जो वर्ग है वो अपना इनकम जल्दी कमा लेता है, बड़ी इनकम कमा लेता है, लेकिन एक कमज़ोर वर्ग होता है, जो उतनी जल्दी इनकम नहीं कमा पाता। उनका ध्यान रखना, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। उसी दायित्व के अधीन उनको खर्च उस उन वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा होता है। वेलफेयर स्कीम में खर्च होने के बाद वो जी। स्कीम यदि वो खर्चा प्रोडक्टिव एक्सपेंस है तो हम्म। बुराई नहीं है। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस के लिए ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि वो खर्च हो गया, उससे कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन जो महिलाओं पे खर्चा हो रहा है, अल्टीमेटली वो महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करेंगी, अपने परिवार की दवाइयों में खर्च करेंगी, अपने उपभोग बढ़ाने में खर्च करेंगी। तो कुल जी। मिलाकर जब इकोनॉमी में वो सर्कुलेशन में पैसा आएगा तो इकोनॉमी को ही स्ट्रेंथन करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर है। तो हमें ये कहना कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी स्कीम्स को फंड नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। तो ये थे आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट मनीष जोशी जी, जिन्होंने बजट की कई अहम बातों को हमें बताया। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।